अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज एक बड़ी घटना हुई राजनीतिक तौर पर, लेकिन मीडिया में उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और राजनीतिक गलियारों में भी उस पर खामोशी रही। लेकिन वो राजनीतिक मायने में घटना बड़ी है। यादव समाज के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक चौधरी हरमोहन सिंह यादव की आज 10वीं पुण्यतिथि थे और उसके वर्चुअली मुख्य अतिथि का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुलायम सिंह यादव के सबसे खास साथी चौधरी साहब के पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य अतिथि बनना, इसके क्या मायने हैं और इसका राजनीतिक संदेश उत्तर प्रदेश में क्या है? क्योंकि कोई भी काम यूं ही नहीं होता, उसके पीछे कुछ बड़ी वजह होती है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहन भाई, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ की राजनीति में कोई भी काम बिना वजह के नहीं होते, अकारण नहीं होते हैं और हर राजनीतिक चाल, हर पॉलिटिकल मूव के कोई न कोई बड़े मायने होते हैं। हमें प्रारंभिक तौर पर उसके नतीजे भले न दिखाई दें, लेकिन राजनीतिक परिणाम जब आते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे ये कैसे हो गया। यही कुछ दरअसल आज उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ और ये चौंकाने वाली बात है। चौंकना किसको चाहिए? समाजवादी पार्टी को। कारण चौधरी हरमोहन सिंह यादव, आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि थी और वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी और यादव समाज के 36 के रिश्ते हैं, लेकिन मुख्य अतिथि का कौन? प्रधानमंत्री मोदी। 2024 नजदीक, यादव समाज का मुलायम सिंह यादव के बाद दूसरा ताकतवर नेता। जब तक जीवित थे चौधरी साहब की हुकूमत थी, जब तक जिंदा थे यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुलायम सिंह यादव के बाद यादव समाज में अगर कोई सबसे ज़्यादा इज्जत, सबसे ज़्यादा ताकत और सबसे ज़्यादा संगठन की भीड़ वाले व्यक्ति का नाम चौधरी हरमोहन सिंह यादव। विराट व्यक्तित्व, हर तरह से सक्षम। कुश्ती लड़ लो, गोली चलवा लो, मारपीट कर लो, स्ट्रेटजी बनवा लो, राजनीतिक मंचों पर भाषण दिलवा लो, कोई भी रणनीति बनवा लो, बड़े से बड़ा काम चौधरी साहब यूं ही कर देते थे। और यादव समाज में उनकी विराट इज्जत, बहुत सम्मान से लोग उनको नाम याद रखते थे। शुरू में नेताजी की और उनकी अनबन थी, लेकिन उसके बाद जब चौधरी चरण सिंह साहब की मृत्यु हुई और उसके बाद मुलायम सिंह अलग लेकर निकले पार्टी, तब चौधरी हरमोहन सिंह यादव ने कहा था सार्वजनिक रूप से कि मुलायम सिंह यादव चाहे हीरो रहें और चाहे जीरो, हम उनके साथ हैं। बस इसी एक डायलॉग ने राजनीति बदल दी। मुलायम सिंह यादव समाज के सर्वोच्च नेता, और चौधरी साहब जब तक जिंदा रहे, अंतिम सांस तक समाजवादी रहे, कट्टर समाजवादी। और नेताजी उनको इतनी मोहब्बत करते थे, इतना चाहते थे और इतना प्रगाढ़ संबंध था कि जब जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश के भीतर रही, चौधरी साहब मिनी चीफ मिनिस्टर कहलाते थे। जिसको चाहते थे टिकट दिलाते थे, जिसको चाहते थे विधायक, सांसद, मिनिस्टर बनाते थे। बहुत रसूख था और नेताजी उनकी बहुत इज्जत करते थे। 3 बार एमएलसी, 2 बार राज्यसभा, और उनके कहने पर न जाने कितनों को मिनिस्ट्री दी, विधायक, सांसद बनाया। लेकिन उन्होंने भी नेताजी का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितने अप एंड डाउन्स आए रहे हों। उनकी मृत्यु जब 2012 में हुई, उसके बाद उनके बेटे को भी राजनीति में ले आए, चौधरी सुखराम सिंह यादव। वो भी एमएलसी बने और जब सपा की सरकार थी 2012 में, सुखराम सिंह यादव सभापति बनाए गए। कनिष्ठ होने के बावजूद उनको सभापति बनाया गया। लेकिन अब उनका राज्यसभा का, फिर उसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन अब उनकी बीजेपी से नज़दीकियत शुरू हो गई है। किसकी? सुखराम सिंह यादव। सुखराम सिंह यादव कौन है? हरमोहन सिंह यादव के बेटे। अब वो बीजेपी के थोड़ा नज़दीक आ गए। तो आज जब पुण्यतिथि थी चौधरी साहब की, तो सुखराम सिंह यादव के आमंत्रण पर मोदी जी उसमें मुख्य अतिथि थे। अब आपको बात समझ में आई क्यों? दरअसल ये वोट बैंक बहुत ताकतवर है। यादव समाज बहुत थोड़ा होते हुए भी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज, पूरा कंट्रोल। पिछड़ा समाज की ये बेहद ताकतवर जाति, इसने उत्तर प्रदेश की सत्ता को मंडल कमांडर के दौर पर अपने कंट्रोल में रखा।
और इस समाज के कद्दावर दूसरे नंबर के बड़े नेता, जिनका पॉलिटिकल एक्सपोजर भले बड़ा नहीं था लेकिन उनका सामाजिक एक्सपोजर बहुत था। यादव समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत इज्जत थी। जब तक जिंदा रहे अध्यक्ष और नेताजी कभी कानपुर से गुजरे चौधरी साहब की कोठी पे, सत्ता, संगठन और सरकार की नीतियां उनकी कोठी पे बनती थी। ये हम लोग जब शुरुआत में आए थे पत्रकारिता में तो यह सब देखते थे। ये हम लोग के आंख के सामने की घटी घटनाएं हैं जो आज आपको बता रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा मीडिया की नज़र इस पर नहीं पड़ी कि चौधरी साहब की पुण्यतिथि और मोदी जी मुख्य अतिथि। क्या बात है भाई, 24 नज़दीक है और यादव समाज अखिलेश यादव के पीछे एकजुट है और 2022 के चुनाव में झूम के वोट दिया, 95% वोट ठोक के। अब बीजेपी के लिए चिंता की बात है, अब इसमें कुछ बिखराव की गुंजाइश तलाशी जा रही है। तो शिवपाल यादव अपर्णा निकली, उसके बाद अब चौधरी साहब की पुण्यतिथि में उनका यशोगान करके प्रधानमंत्री, ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक सहानुभूति यादव समाज की शायद अर्जित करना चाहते हैं बीजेपी के लिए। आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डिबेट बिल्कुल पॉलिटिकल है और बहुत ही सारगर्भित तथ्यों से भरी हुई। गौर से सुनिएगा। मैं फिर कहता हूं कि यूपी की राजनीति शोध का विषय है, जितना आप उसमें घुसेंगे उतना उसको समझेंगे। तो यूपी की राजनीति को पढ़िए मत, समझिए, ये समझने का विषय है। कुछ बयान सुनिए। उन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान किया, समाज के लिए जो कार्य किया, उनसे आने वाली पीढ़ियां, उनको निरंतर मार्गदर्शन मिल रहा है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने अपना राजनीतिक जीवन ग्राम पंचायत से शुरू किया था। उन्होंने ग्राम सभा से राज्यसभा तक का सफर तय किया। वो प्रधान बने, विधान परिषद सदस्य बने, सांसद बने। एक समय मेहरबान सिंह का पुरवा से यूपी की राजनीति को दिशा मिलती थी। राजनीति के इस शिखर तक पहुंचकर भी हरमोहन सिंह जी की प्राथमिकता समाज ही रहा। उन्होंने समाज के लिए सक्षम नेतृत्व तैयार करने के लिए काम किया। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाया, लोहिया जी के संकल्पों को आगे बढ़ाया। आपने सुना, मोदी जी ने एक लाइन इस्तेमाल की, मेहरबान सिंह के पुरवा से राजनीति संचालित होती थी, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार चलती थी। बस यही वो लाइन है जिसको आपको इसके पीछे के मर्म को समझना है। जो जिंदा दिमाग है उसको समझ लेगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। बाकी सोए दिमाग के लोगों को कभी नहीं बताया जा सकता। कृष्ण मोहन पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। अरविंद यादव पीएसपीएल शिवपाल यादव की पार्टी से हैं और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। केपी मलिक बहुत ही जाने माने विश्लेषक और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। तो कृष्ण मोहन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ब्रजेश जी, देखिए, जहां तक ये प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का विषय है, तो ये भारतीय परिदृश्य, भारतीय संस्कृति, मूल्य, परंपरा है कि यदि कोई व्यक्ति, हमारे समाज में ये एक व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति का निधन होता है तो उसके दरवाजे पर शत्रु भी यदि होता है तो जाता है। सर 10 साल पहले की बात है सर, आप कुछ जल्दबाजी में पढ़ना भूल गए। नहीं ब्रजेश भाई, मैं स्पष्ट कर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है समाज में समरसता लाना, जो समाज में उन सारे लोगों को एक जगह पे लेके आना जो हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु यदि किसी व्यक्ति की 13वीं हो, पुण्यतिथि हो और यदि वो आमंत्रित करता है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है। सर बिल्कुल जाइए, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं कि जाना चाहिए, लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि एक जाति का नाम लेकर जिस जाति के नायक के पुण्यतिथि में गए थे उस जाति को बहुत गाली दी गई है सर। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, या तो वो लोग माफी मांगे जिन्होंने गाली दी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी जाति को गाली नहीं देती है। सर बहुत दी है सर, समाज को
बहुत दी है सर। भारतीय जनता पार्टी समाज के एक एक वर्ग को जोड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर निकली है और हम तो अंत्योदय की तो सर परिकल्पना आप को मुझे लेकर ये आगे बढ़ने बताओ वाले कि लोग हैं। यादव समाज के बारे में अब आप लोग की क्या धारणा है? यादव समाज के प्रति जो हमारी धारणा आज है, जो कल थी और आगे भी रही है, समाज का एक पिछड़े समाज का एक अगुआ समाज रहा है और यादव समाज भारतीय जनता पार्टी सदैव यादव समाज का सम्मान करती रही है। और हमारे यहाँ तो ये उत्तर प्रदेश में सुभाष यदुवंशी जी को हमने प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा का बनाया, तो कई लोगों को राज्यसभा भेजा। भारतीय जनता पार्टी तो समाज के एक एक जाति को एक एक वर्ग को जोड़कर एक राष्ट्र निर्माण की पूरा जो परिकल्पना रखी गई है कि तो सर ये खुलकर कहो कि भारतीय जनता पार्टी लव्स यादव, आप यादव समाज से प्यार करते हो, आप बोलो। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश के एक एक जातियों एक सर यादव समाज, यादव समाज करती है। यादव समाज से प्यार करते हो सर, बोलो। संप्रदाय मिलकर भारत बनाते हैं और भारत की जो परिकल्पना है उसमें किसी जाति विशेष के स्नेह की बात नहीं है। यह स्नेह पूरे देश के और प्रदेश के नागरिकों से है और ये किसी जाति विशेष का स्नेह नहीं है। और रही बात उस पुण्यतिथि में जाने की, तो ये किसी जाति विशेष को देखकर पुण्यतिथि बनाई गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, थैंक यू पंडित जी, शुक्रिया आपका। मैं सुनील सिंह साजन को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी बहुत शुक्रिया आपका। आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि जी, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मुख्य अतिथि या कार्यक्रम में अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता या आप लोग पहुंचेंगे कोई, लेकिन जब स्क्रीन खुली तो मैंने मोदी जी को देखा। जी जी, देखिए चौधरी हरमोहन सिंह जी के बारे में आपने भी पूरे विस्तार से चीज़ें बताई हैं। चौधरी साहब के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। और आपका जो सवाल है कि आपने कहा कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे और कोई बड़ा नेता जाएगा। अब इसमें चौधरी साहब को तो तय नहीं करना था, तय दूसरी पीढ़ी को करना था। और प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही कि ग्राम सभा से लेकर के राज्यसभा तक का सफर तय किया और लोहिया जी के बताए रास्ते पर। तो आप सोचिए कि इसका मतलब चौधरी साहब जिस सोच के साथ, जिस सिद्धांत के साथ, जिन पिछड़े, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित की लड़ाई लगातार लड़ते रहे हो, इस शर्त के साथ कि नेताजी हीरो रहे या नेताजी जीरो रहे, क्योंकि जानते थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक विचारधारा है, व्यक्ति नहीं है। वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो अभी भी आजाद भारत में अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अगर हमारे देश को, भारत माता को क्रांतिकारियों ने आजाद कराया तो उसके बाद की पीढ़ी हम ही आप हैं। आप देख रहे हो एक एक करके आपके आइकॉन वो आपसे छीनते जा रहे हैं और सारा खेल नायकों में छिपा होता है। सर ब्रजेश जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं कि किसी के आने से, किसी के जाने से कोई विचारधारा कमजोर नहीं होती। हमने देखा इसी समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े नेता गए, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं हुई। हमने भारतीय जनता पार्टी में भी देखा कितने कद वाले नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं हुई। तो किसी के आने से, किसी के जाने से विचारधारा और दल कमजोर नहीं होगा जी। हमें लगता है कि ऐसी स्थिति में समाजवादी विचारधारा के लोग, समाजवादी सोच के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जितना बड़ा प्यार मिला है आम जनता का 2022 के चुनाव में, जनता ने तो आप बीजेपी के नेता आपके समाज को इज्जत देना चाहते हैं, तो आपको ये इज्जत कबूल है? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। भाजपा किससे नफरत करती है, किसको अपमानित करती है, किसका आरक्षण छीनती है, किसका शोषण करती है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जनता भी जान रही है। मुझे लगता है कि कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ साफ है। श्रद्धांजलि देने से विचारधारा को आप श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं। समाजवादी विचारधारा है, गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अगड़े पिछड़े सबकी लड़ाई,
वो किसान हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, मुसलमान हो, सबकी लड़ाई समाजवादी मुझे पार्टी ऐसा क्यों लड़ेगी। लग रहा है कि आप और असमंजस लड़ती में हैं रहेगी। कि इसकी आलोचना करें या इसको सराहें? बिल्कुल असमंजस में नहीं है, 1% असमंजस में नहीं है। भाजपा कोशिश कर रही है, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करे। भाजपा बहुत तरीके से कोशिश करती है। भाजपा लगातार कोशिश कर रही है पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन ले तो क्या छीन पाएगी क्या? भाजपा लगातार कोशिश कर रही है कि संविधान बदल दे तो क्या बदल पाएगी क्या? भाजपा लगातार कोशिश कर रही है कि इस गंगा जमनी तहजीब वाले देश में नफरत का माहौल बन जाए। तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लग सकता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, अगड़ा पिछड़ा हो रहा है, दलित हो रहा है, लेकिन आप बेस नहीं हिला पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, धन्यवाद। लोकतंत्र है, जो समाजवादी विचारधारा है, वो कमजोर नहीं पड़ने वाली है। वो जितनी साजिश होगी समाजवादी विचारधारा उतनी मजबूत होगी। थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आज जब से आपने खबर देखी आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्यों? हमारा चेहरा क्यों उतरेगा? फक है आपका चेहरा। देखिए, अब चूंकि सवाल मैंने कर लिया तो अब हंसना लाजमी है। दो बातें बड़ी साफ है। भारतीय जनता पार्टी को समझिए, ये प्रतीकों को चुराने का काम करते हैं, चोर लोग हैं। हमेशा ये नियम नीति सिद्धांत को नहीं चुराएंगे, ये आदमियों के फोटो को चुराते हैं। जिंदा आदमी इनके लिए खतरनाक होते हैं, इसलिए जो है उनसे बात नहीं करते। और जो आदमी दिवंगत हो जाते हैं उनकी फोटो के पीछे माला लगा करके, और जिस तरीके से छिपकली नहीं कई कीटों को खा करके उसके पीछे छुप जाती है आपकी तस्वीरों के, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये अपने लाभ के लिए, अपनी पार्टी के लाभ के लिए, वोटों के लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 3000 करोड़ की मूर्ति आदरणीय पटेल जी की बनवा सकते हैं, वो भी चाइना से। आप बात समझिएगा, हिंदुस्तान से नहीं। हिंदुस्तान के मूर्तिकारों पर इनको भरोसा नहीं है। तो हम तो कहते हैं भी आप हमारे और पटेल जी के, नेहरू जी के, गांधी जी के सिद्धांत भी ले लीजिए, अहिंसा की बात कर दीजिए, गोडसे को आतंकवादी कह दीजिए, लेकिन ये लोग ये बात नहीं करेंगे। बात ये करेंगे चौधरी हरमोहन सिंह जी। अब मैं आपको एक और पूरक जानकारी दे दूं, चौधरी हरमोहन सिंह साहब के जो बड़े भाई थे रामगोपाल यादव जी, वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष रहते थे। उनका बड़ा विशेष जातियों में प्रभाव था, उस पिछड़े उस वर्ग में पूरी तरीके से, और चौधरी हरमोहन सिंह जी को वही राजनीति में लेकर के आए। एक बात। दूसरी बात, अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, श्रद्धांजलि देना अच्छी बात है, आप वोटों की भी साधिए, लेकिन कम से कम जिस नीति पर, जिस मूल्यों पर चौधरी हरमोहन सिंह जी चले, हिंदू मुस्लिम एकता पर चले, उन्होंने कभी अगड़े पिछड़े की लड़ाई नहीं होने दी। उन्होंने कहा क्या नाम, 100 पा की एक ही बात, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज वो आरक्षण को खत्म करने के बाद आप श्रद्धांजलि अगर हरमोहन सिंह जी को, या श्रद्धांजलि नेहरू जी को, या श्रद्धांजलि आप पटेल साहब को देते हैं उनके सिद्धांतों की तिलांजलि दे करके, क्या वो श्रद्धांजलि मानी? विराट पुरुष है और प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप तिलमिलाए क्यों? हम नहीं तिलमिलाए सर, हम तो कहते हैं उनकी नीतियों का समर्थन करना ज्यादा श्रद्धांजलि देना है। आप लगातार दीजिए ना। हम तो कहते हैं कि महंगाई को रोकिए, हम तो कहते हैं सबको समान शिक्षा का अधिकार दीजिए, शिक्षा फ्री कीजिए। हम तो कहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने गोवा को हिंदुस्तान में मिलाया, जिस तरीके से सिक्किम को हिंदुस्तान में मिलाया कांग्रेस ने, उसी तरीके से कैलाश मानसरोवर के लिए भी अगर भारतीय जनता पार्टी संसद में एक विधेयक लाए कि साहब कैलाश मानसरोवर हमारा अभिन्न अंग है, हमारी सांस्कृतिक एकता अखंडता का प्रतीक है, उसको अगर ये लोग लेकर के आए तो हम समर्थन करने को तैयार है। एक बात बताइए, चीन से तो ये लोग डर जाते हैं। समाजवादियों को कुछ चिंतित होने की जरूरत है या नहीं जी? समाजवादियों को कुछ फिक्र करना चाहिए कि नहीं? ये मुद्दा देखिए, ये बात समाजवादी पार्टी का और उनका इंटरनल मामला है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, ये लोग बहुत चतुर पॉलिटिशियन हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रतीकों की राजनीति, फूल माला चढ़ा करके वोट लेना चाहते हैं। आज जनता आज ही जाई हुई है। आप बताइए ना, चौधरी हरमोहन सिंह जी ने कब कहा था कि अग्निवीर लाओगे आप? भाई 4 साल की योजना है अग्निवीरों की। आप बताइए, पिछड़े बच्चे सबसे ज्यादा जाते हैं सेना में, नहीं जाते हो तो बताइए। अग्निवीर यानी आप पेंशन खत्म करके हरमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहे हो या पाप कर रहे हो? आप बताओ हमको। महंगाई बढ़ा करके आप श्रद्धांजलि दे रहे हो या पाप कर रहे हो? महिलाओं के प्रति असम्मान करके आप श्रद्धांजलि दे रहे हो या पाप कर रहे हो? अब यादव समाज के एक नेता को इज्जत दे दी प्रधानमंत्री ने तो आपको बड़ा बुरा लग गया, बड़ा तिल मिलाए हुए हो। ना, यादव समाज के नेता नहीं थे खाली चौधरी हरमोहन सिंह जी।
हरमोहन सिंह जी जो थे एक जनता के विचारक थे, समाज बड़ी मिर्ची लग गई सुरेंद्र जी को। ना 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 देखिए, हम तो बहुत चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि चौधरी हरमोहन सिंह जी के, नेहरू जी के, पटेल जी के, गांधी जी अरे के। भाई आप भी तो फूल चढ़ाते, किसी ने हाथ सर, पकड़ा था। हमने तो चढ़ाए सर, लेकिन हमने फोटो नहीं खिंचाई, और ना ही हम इतने बड़े आदमी कि हमारा लाइव प्रसारण हो जाए। अब देखो बोल रहे हो लाइव चल रहा है। नहीं नहीं, आप और क्या चाहिए, चाहिए? आप चाहिए तो फोटो भेज दूंगा मैं आपको, जो हमने श्रद्धांजलि सर दी भेज थी। देना सर। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, हम और आपको पुरानी भेज भेजना सर, है। नई यहाँ से जाके ना फूल चढ़ाते भेजना। अरे अब जो आप ये आपका अपना वो है, आप उस आपके पास तो एक टाइमर लगा है, तो देख लेंगे, सुबह 9:05 की है, आप देख लीजिएगा उसको। थैंक यू, बहुत तो हम शुक्रिया आपसे आपका। सिर्फ इतना कह रहे हैं, आखिरी लाइन, कि चौधरी हरमोहन सिंह जी हो या कोई भी हमारा महान क्रांतिकारी हो, उनके पीछे मत छुपिए, वोटों की राजनीति मत कीजिए। आप सत्ता में हैं, आप उनके सिद्धांतों की बात कीजिए, आप उनके सिद्धांतों पर चल के दिखाइए, अग्निवीर जैसी योजनाएं सुरेंद्र खत्म जी, कीजिए। भारतीय जनता पार्टी बीच में नहीं, पिछड़े पहले राउंड में दलित पांडे जी, पिछड़े पहले समाज राउंड की, में नो दलित समाज इंटरप्शन की। प्लीज। पहले राउंड में कोई टीका टिप्पणी नहीं, सेकंड राउंड ओपन रहेगा, बदला ले लेना आप। अरविंद यादव मेरे साथ मौजूद हैं, पीएसपीएल यानी शिवपाल यादव की पार्टी के प्रभारी महासचिव। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, कार्यक्रम में ज्वाइन होने के लिए। तो आज तो बड़ा गेम हो गया। गेम क्या, मुझे लगता है कि आप देखिए कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को देखें तो कहीं ना कहीं दोनों राज्यों में चूंकि यादव बिरादरी का प्रतिनिधित्व हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस कार्य के लिए बहुत पहले से कोशिश कर रही थी। हालांकि पहले यादव बिरादरी के ही खिलाफ में अदर बैकवर्ड को इन्होंने भड़काया था, इसलिए वो मौका उचित नहीं था इनके लिए। आप देखिए ना कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के यादव तो देते ही हैं बीजेपी को वोट, केवल यहाँ के यादव, उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव 95% यादव ऐसे थे जो आदरणीय लालू जी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हुआ करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक एक जनपद और एक एक नेताओं को टारगेट किया है, और खास तौर पे वही नेता हैं जो कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी और शीर्ष नेतृत्व से उपेक्षित और अपमानित हैं। तो मौका कौन दे रहा है जिसके के लिए भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है? मैं बिहार का भी नाम गिना सकता हूं आपको। नित्यानंद राय को देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया भाजपा ने, तमाम हाजीपुर, मुजफ्फरपुर जैसे पूर्णिया से लेकर के मधेपुरा तक के यादवों को टारगेट किया। इसी तरीके से आप यहां देख लीजिए कि एटा में आदरणीय रमेश जी के बेटे, सभापति जी के बेटे आशीष जी को भाजपा ने ज्वाइन कराया, एमएलसी बनाया। सुभाष यदुवंश जी को पूर्वांचल से, गामा यादव जी को जौनपुर से। तो एक दो नाम नहीं है, ये सारे वही यादव लोग हैं जो उपेक्षित है, अरे अपने वालों का भी तो नाम ले लो, बैकिंग तो वो भी कर रहे हैं। और देखिए सच्चाई ये भी है कि आदरणीय अपर्णा जी अपने से वाले लेकर का भी के नाम ले लो। और सब लोगों की यही कहीं ना कहीं जो अभी बात सपा के साथी कह रहे थे कि नेताजी चाहे हीरो रहे या जीरो रहे, लोगों ने उस विचारधारा को देखो, मैं स्वीकार तो किया चौधरी था। साहब का जिक्र कर और रहा हूं, वो जब तक जिंदा थे आखिरी सांस वही तक मैं समाजवादी। आ रहा हूं। देखिए नेताजी के साथ कैसे लोग रहते थे, इसलिए रहते थे कि नेताजी अपमान नहीं करते थे, नेताजी अपने लोगों की उपेक्षा नहीं करते थे, नेताजी शकुनियों के कहने पे किसी को टारगेट नहीं करते थे। अब समाजवादी पार्टी जब ऐसे लोगों से घिर गई है, तमाम शकुनियों की जमवाड़ा है। बताओ, नाम लो, दम हो तो नाम देखिए ब्रजेश जी, एक दो नाम लेके दिखाओ तब जाने। समाजवादी पार्टी में शकुनियों का जमवाड़ा है। आज समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा रही ही नहीं, शकुनियों की विचारधारा पे चलने वाली शकुनी पार्टी बन गई है। तो इसी शकुनी के यहाँ घर गए थे समझौता करने? नहीं, समझौता हम करने नहीं गए थे। आदरणीय श्री शिवपाल जी के यहाँ समाजवादी पार्टी के अगर ये सब शकुनी थे और इनके यहाँ महाभारत रची जा रही थी और ये कौरव थे, तो गए क्यों इनके? नहीं, हम कहते हैं समाजवादी विचारधारा के लोगों की इच्छा के अनुरूप माननीय श्री शिवपाल जी आज भी चलते हैं। उन लोगों ने कहा कि सभी समाजवादी लोग आ गई है ना कि जहाँ इज्जत ज्यादा मिले वहां जाओ। नहीं, देखिए ये बातें नहीं थी, बातें यही थी कि समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पे आए, सबकी इच्छा थी, इच्छा के अनुरूप माननीय श्री शिवपाल जी ने बेशर्त समझौता किया, गठबंधन। लेकिन उसके बाद परिणाम क्या रहा? नवरत्न गैंग और शकुनियों के इशारे पे नेताजी के साथियों को चुन चुन करके आप अपमान करेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो कैसे लोग आपके साथ रहेंगे? नवरत्न खुद परेशान है कि वो कब रतन थे उन्हें पता ही नहीं। यही तो देखिए, यही तो समाजवादी पार्टी नवरत्नों की अलग समाजवादी आंदोलन, वो ये परेशान है कि हम रतन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खत्म करते जा रहे हैं। और खत्म कैसे हो रहा है? कोई विरोधी नहीं कर रहा है और न कोई विरोधी पार्टी कर रही है।
समाजवादी तो आप पार्टी इतना के क्यों चहक नवरत्न रहे हैं गैंग कि ऐसे आप हैं इतना जो क्यों चहक रहे खत्म हैं? करने के लिए पर्याप्त हैं। आप इतना क्यों चहक रहे हैं? नहीं, हम लोगों को दुख इस बात की होता है कि हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल जी समाजवादी पार्टी को खड़ी करने के लिए नेताजी के साथ तो भैया अपनी पार्टी बना लियो, जाओ जनता में हरमोहन जी ने संघर्ष करो, लाठियां सारा खाई यादव वोट ले लो। थी, सुखराम कौन जी रोकता जेल है? गए थे, हरिओम यादव जी जेल गए हैं, लाठियां खाए हैं, तब चिंताएं होती है। ओके। सभापति रमेश यादव जी लाठियां खाए जेल गए हैं। ऐसे नहीं है कि हम नवरत्नों जैसे मुफ्त में कुछ पा गए हों, बिना संघर्ष के पा गए हों, बिना लाठी खाए पा गए हों, बिना जेल गए पा गए हों, और खत्म करने के लिए अपने ही मित्र को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए लग चुके हों। ये तो शकुनी राजभर और वाली भाषा है, गैंग नवरत्न। दोनों तरीके से ऐसी गैंग है समाजवादी पार्टी को खत्म करने में पूरी तरीके से लगी हुई है, तो दुख हम लोगों को होता है। शकुनी, गैंग, कौरव और क्या क्या बोले? कई चीजें हैं। अब जब पार्टी साजन और सजनी के रूप में लोग काम करने लगेंगे तो खत्म होगा। ओके, मेरे ख्याल से पर्सनल अटैक ना करें तो पर्सनल ज्यादा अटैक ठीक मैं होगा। नहीं करता कभी किसी पे, नहीं, लेकिन आप ये कर रहे सच हैं, आप कर है रहे कि हैं। देखिए जब भी शुक्रिया। नवरत्न गैंग है वही खत्म कर रहा है, तमाम शकुनियों का तो जमवाड़ा नाम है। लो ना। और ये क्या मैं नवरत्न कह तो रहा हूँ नवरत्न? एक दो हो तब तो ना मैं नाम लूं। अरे दो चार कर ले लो। देखिए, अच्छा दो से तो। चार नहीं, मैं कह रहा हूं कि शकुनियों का जमवाड़ा है, समाजवादी विचारधारा खत्म हो गई। और Thank you। ये कब खत्म हुई? आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देखिए कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जिक्र किया, लोहिया जी का जिक्र किया। क्यों? हमने मौका दिया, हमने इस तरीके से मौका दिया कि अपने लोगों की उपेक्षा करते गए, अपमान करते गए। तो यही दिन देखना था। एटा देख लीजिए, फिरोजाबाद देख लीजिए, केपी मलिक लखनऊ साहब देख को मैं लीजिए, थैंक उन्नाव यू, देख लीजिए, शुक्रिया आपका। कोई जिला केपी बचा है मलिक क्या? साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। केपी मलिक साहब शुक्रिया आपका। चौधरी साहब की पुण्यतिथि, मुख्य अतिथि मोदी जी, और समाजवादी पार्टी में बेचैनी, और शिवपाल यादव की पार्टी की गाली गलौज। क्या है ये? देखिए ब्रजेश जी, अरविंद यादव जी ने आपको बता दिया है जो शायद आपको पता नहीं था। सर कि मुझे कुछ समाजवादी पता नहीं रहता सर, पार्टी मैं को तो लोग अपनी इसलिए डिबेट छोड़ करता के हूँ, जा घर रहे हैं जाता कि हूँ। वहाँ शकुनियों का जमावड़ा वहाँ लग गया था। खैर, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ब्रजेश जी, ये जो सारा मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री जी 2024 के आम चुनाव दिमाग में रख के इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले सालों में जिनके हरमोहन सिंह यादव भी जिनको फॉलो करते थे, चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, चाहे श्रीमान लोहिया हो, क्या उनको आज तक श्रद्धांजलि देने का काम किया है क्या? तो प्रधानमंत्री जी को एकाएक हरिमोहन सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने की कहां से बात सूझ गई? तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस लेवल पे जाके 2024 की तैयारी कर रही है और तमाम उन जातियों को, उन क्षेत्रों को साधने की कोशिश कर रही है जहां पे उसकी एंट्री अभी तक नहीं हो पाई थी। अगर आप पिछले दिनों देखें, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति एक जाट समुदाय के व्यक्ति को बनाया गया है, राष्ट्रपति आदिवासी महिलाओं को बनाया गया है, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये जो सारे एरियाज हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी तक एंटर नहीं कर पाई। एक बात सर साफ तो बताओ, उसको साधने के लिए यादव ये समाज क्या बीजेपी जी। के साथ जाने के बारे में कोई विचार कर सकता है इस तरह के प्रतीक कार्यक्रमों की वजह से? देखिए अगर ब्रजेश जी, अगर आप देखें कि यादव समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में क्यों गुरेज बरतेगा? आपने देखा कि पिछली एक लोकसभा सीट पे चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी जहां से लोकसभा चुनाव जीते थे, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी ने बहुत ही उस तरीके से वो सीट पर चुनाव लड़ा है जिस तरह से एग्रेसिव होकर उनको चुनाव लड़ना चाहिए था? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए जानी जाती है, जैसा कि अभी यादव जी ने कहा, अरविंद यादव ने कहा कि लाठियां खाई हैं, हरिमोहन जी ने भी लाठियां खाई थी और शिवपाल जी ने भी लाठियां खाई थी और वो सड़कों पर रहते थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एग्रेसिव है और समाजवादी पार्टी उसको काउंटर नहीं कर पा रही है, तो उससे मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और देखिए, राजनीतिक लोग हैं, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। अभी यहाँ सुरेंद्र जी की बात हो रही थी, तो कांग्रेस के कितने सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। कई लोगों की मजबूरी हो सकती है, कई लोग अवसरवादी हो सकते हैं, तमाम लोग हो सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी से भी
बड़ा धड़ा या कई लोग टूट के भारतीय जनता पार्टी में अगर जाते हैं तो ये आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। यहाँ आश्चर्यजनक बात ये है कि प्रधानमंत्री इतनी छोटी चीज को टारगेट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी 2024 के चुनाव को दिमाग में रखते हुए ये चीजें कर रहे हैं, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक बात है। मैं फिर उसी मुद्दे पर आता हूँ कि क्या चौधरी साहब की पुण्यतिथि में शामिल होकर वो क्या साबित करना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं? या यादव समाज की नाराजगी को दूर करना चाहते हैं या फिर उनके प्रति अपने मन में कुछ भावना रखना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आज जी संबोधित किया है और श्रद्धांजलि उनको दी है, 2012 में उनकी मृत्यु हुई थी और आज उनको समय मिला है प्रधानमंत्री जी को कि उनको श्रद्धांजलि दें और हरमोहन यादव जी को याद किया जाए। क्या किसी और महापुरुष को इस शिद्दत से प्रधानमंत्री जी ने याद किया है क्या? या और किसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बात की है क्या? तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक ये रणनीतिक कदम है, मुझे ऐसा लगता है। बीरेन जी, आपका क्या मत है कि आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर मोदी जी का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली शरीक होना, एक लंबी स्पीच देना, उनके कार्यों को याद करना? क्योंकि मेरा ही मानना है कि पॉलिटिकल लोग कभी बेवजह कोई काम करते नहीं है, उसके पीछे कुछ बड़े मंतव्य होते हैं जो हमें बाद में समझ में आते हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ संदेश देने की राजनीतिक तौर पर कोशिश की गई है। देखिए, ज़रूरत सब कराती है। चुनाव है, वोट मिल रहा है, बीजेपी का नारा है 75+ का। वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव बम्पर जीतना चाहती है। अब उसके सामने उसने दो पार्टियों को तो बेहद कमज़ोर कर दिया। कांग्रेस बेहद कमज़ोर हो गई, वो तो नेता विहीन एक तरह से कहा जाए उत्तर प्रदेश में, और दूसरा बहुजन समाज पार्टी, उसके भी वोट बैंक में उसने सेंध मार दी। अब ले देकर अगर कोई चुनौती बचती है तो समाजवादी पार्टी बचती है। अखिलेश यादव की विधानसभा में सीटें बढ़ गई, बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। सुखराम सिंह यादव राज्यसभा में रिपीट नहीं हो पाए, बीजेपी ने उनको लपक लिया। उनके पिता के नाम पर 10वीं बरसी पर आज ये कार्यक्रम हुआ। जो ये सेंट्रल यूपी है, जो ये यादव लैंड आप जिसे कह सकते हैं, जिसमें इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोज़ाबाद और तमाम सारे ज़िले जो आते हैं, कासगंज, एटा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। और मुलायम सिंह के सबसे अति निकट 40 साल के साथी हरमोहन सिंह यादव, उनके बहाने बीजेपी ने आज एक पौधा लगाया कि हम यादव को भी अपने साथ पार्टी में लाना चाहते हैं। कोशिश वो कर रही है, कामयाबी बात की बात है। लेकिन बीजेपी के लिए अवसर इसलिए मुफीद है कि मुलायम सिंह राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य उतना साथ नहीं देता। शिवपाल यादव अलग हो चुके हैं, अखिलेश यादव से उनकी दूरियां हैं। परिवार में बहू बेटी भी बीजेपी के पाले में जा चुकी हैं। अखिलेश यादव एकदम अकेले हैं। तो ऐसे में कमज़ोर संगठन का फ़ायदा उठाया जाए और परिवार में टूट का, वो बीजेपी का अपना तरीका है और वो 2024 के इलेक्शन को लेकर सब तैयारी कर रही है। आज जिस मंच पर कभी साइकिल के लोग सवार होते थे, आज वो मंच भगवा रंग में सजा था, एकदम नज़ारा वहाँ पर बदला था। तो स्वाभाविक है कि आज यादव लैंड में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। ब्रजेश जी, 2 विधानसभा का चुनाव आप देखिए, 2017 का और 22 का, दोनों में इटावा में भी अगर आप मैनपुरी लोकसभा छोड़ दीजिए तो अगल बगल सब समाजवादी पार्टी हार रही। कन्नौज भी हार गई, फिरोजाबाद भी हार गई, इटावा भी हार रही जी। विधानसभा में भी यही हाल रहा, परफॉर्मेंस बढ़ नहीं पाई। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के बहाने वोट तो लेती है, लेकिन थोड़ा बहुत वोट वो कुछ यादव नेता खड़े करके अपने साथ भी लाने में कामयाब हो रही है, उसकी कोशिश है। अब ये आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है,
या समाजवादी पार्टी में जो दिग्गज नेता दिग्गज नाम हैं, अगर वो छोड़कर जाते हैं तो उनको रोक नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव। ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, कमी है, किस तरह से वो पार्टी चलाएंगे, कितना संघर्ष करेंगे, ये सब चीज़ें 2 साल का मौका है, दिखाई देंगी। लेकिन बीजेपी जैसे बटवृक्ष के सामने उत्तर प्रदेश में एक ही विपक्ष की पार्टी दिखती है, वो है समाजवादी पार्टी। उसको रोकना बीजेपी का इस समय सबसे बड़ा मकसद बना हुआ है। आज हरमोहन सिंह यादव के बहाने भी उसने ये काम किया, लेकिन ये बात लोग जानते हैं और मानते भी हैं कि 12 राज्यों से यादव समाज के लोग आज जुटाने का दावा किया गया, लेकिन अखिलेश यादव अब भी यादव समाज के निर्विवाद नेता हैं। जैसे मायावती दलित समाज की एक बड़ी नेता रही, अब बीजेपी ने उनमें सेंधमारी कर डाली, वैसे अभी अखिलेश यादव के वोट बैंक में बीजेपी को सेंधमारी करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जरूर है कि शिवपाल यादव की नाराज़गी से अखिलेश यादव को नुकसान हो रहा है। भाई जब परिवार में ही हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे लोग, तो स्वाभाविक समस्या तो आएगी। जी ब्रजेश जी, जब लोग कहते हैं कि इंसान के पतन की शुरुआत उस समय से होती है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। सियासत में भी इस तरह के बड़े सारे उदाहरण हैं, लेकिन हर चीज़ का एक दौर है। आज बीजेपी का एक दौर चल रहा है, एक ज़माना कांग्रेस का चला जिसने इस देश पर 60 साल 50 साल राज किया, वो भी आज 30 साल से सत्ता से बाहर है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने बस में नहीं होती। विपक्ष चाहे जितना कोशिश कर ले, चाहे जितने मुद्दे उठाता है, जनता उसको खारिज करती है। वो मोदी में देश की संभावना देखती है, योगी में देखती है। भाई आज कांवड़ियों पर फूल वर्षा हो रही है, दरोगा जी उनके पैर में मूव लगा रहे हैं, आज हिंदुओं में जयकारा लग रहा है। तो बीजेपी का वोट बैंक डेडिकेटेड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो ठोको नीति थी अब वो मालिश नीति पे चल रही है पुलिस। तो भाई जब इतना परिवर्तन है तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ तो बीजेपी लेगी ही। और बाकी चुनाव के समय तमाम सारे हथकंडे होते हैं, आप जानते हैं सब। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जो लोग टूट कर गए उनको रोकने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की थी, उनको रोकना चाहिए। अगर वो नहीं रोक पाए तो ये उनकी राजनीति का एक कहा जाए नाकाम पक्ष है। इस तरह से नहीं चलेगा कि जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दिया जाए। मुलायम सिंह में शायद ये चीज़ नहीं थी, वो अपने लोगों को रोकते थे, पकड़ते थे, बुलाते थे, संघर्ष ज़्यादा करते थे। अब अभी शायद अखिलेश यादव के पास वक्त है, उनके पास उम्र है, वो लंबे समय तक राजनीति करेंगे। लेकिन जब पार्टी और संगठन मजबूत रहेगा तब, अगर वहाँ कमज़ोर पड़े तो मायावती जैसा हाल बीजेपी उनका करेगी, क्योंकि बीजेपी इसी कोशिश में लगी है। जी बहरहाल ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि तुम्हारे पास ही रहते न छोड़कर जाते, और तुम ही नवाजते तो क्यों इधर उधर जाते। और जो मिला उससे गुजारा न हुआ, जो हमारा था हमारा न हुआ, हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे साथ कृष्ण मोहन पांडे मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, डिबेट के प्रथम चरण में आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा कि एक जाति विशेष की सिंपैथी और उसका वोट पाने के लिए आप कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। ब्रजेश जी देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये वही लोग हैं जो आज तक उन दलितों का, उन पिछड़ों का, उन अल्पसंख्यकों का, समाज के दबे कुचले लोगों का हक मारते रहे। आज एक ऐसी सरकार आई है जो देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाती है तो इनको दर्द होता है। ये विपक्ष में वोट क्यों जे कहते हैं कि हम सब दलितों के सहयोगी हैं, दलितों के समर्थक हैं, अल्पसंख्यकों के समर्थक हैं, आदिवासियों के समर्थक हैं, परंतु आप जब एक दलित महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो सबसे पहले विरोध उन्हीं लोगों ने किया जो आज तक उसके रहनुमा बने हुए थे। ये वही लोग हैं जो आज तक देश में, प्रदेश में
एक जाति विशेष, एक संप्रदाय विशेष के नाम पर भावनाएं भड़काकर वोट लेते थे, पर उनके विकास के नाम पर उनको अछूता छोड़ देते थे। आज जब एक सरकार आई जिसने इस समाज के हर जाति के, हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोगों को एक साथ जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाया, उनको उनके लिए शिक्षा दी, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की, उनके लिए अच्छे सड़क की व्यवस्था की, उनके लिए ईंधन की व्यवस्था की, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की और एक रोजगार परक जीवन देने के लिए बेहतर एक व्यवस्था दी। उस व्यवस्था का विरोध किसी ने किया तो ये उन्हीं लोग, वही लोग हैं। दूसरा आरोप ये लग रहा है कि ये सब कुछ वोट पाने की टैक्टिस है आपकी। नहीं, मैं आपको बता दूं ब्रिजेश जी, ये देश समझ चुका है, इस देश का एक एक नागरिक समझ चुका है, हर जाति, हर संप्रदाय समझ चुका है कि इस देश का विकास मात्र भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और जनता के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो उनके संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, वो कोई दे सकती है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और आज जब हर व्यक्ति को एक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, समाज में सबको अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा है, तो दर्द उन लोगों को हो रहा है जो आज तक उनके अधिकार, थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया आपका। रहे हैं। सुनील सिंह साजन जी, अभी डिबेट के प्रारंभिक चरण में आपने कुछ शब्द सुने, शकुनी, नवरत्न, कौरव, महाभारत। जी ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और एक बड़ी पार्टी से हमारा वैचारिक रूप से लड़ाई है, वो जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। हम इन पर इसलिए कोई जवाब नहीं देंगे, हम लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं और गांव में बचपन से देखा है जो बहुत कमजोर होता है वही गाली गलौज और अपशब्दों पर उतरता है। ना हमारी संस्कृति है, ना हमारी सभ्यता है। जो दल हमारे साथ गठबंधन में रहे हैं, जो नेता हमारे साथ गठबंधन में रहे हैं, हम उनका हमेशा सम्मान किए, वो हमारे साथ रहें, हमको छोड़ के चले जाएं, हमको बुरा भला कहें, लेकिन हम उनका सम्मान करते रहेंगे। एक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि अधिकार, राष्ट्रपति, हमको केवल ये बता दीजिए, ठीक है भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया कि हम बड़े मन से पिछड़े और दलितों और आदिवासियों के अधिकार का काम करेंगे। आपने पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कितने विश्वविद्यालय के वीसी पिछड़े, दलित, आदिवासी बनाए? एसडीएम की सूची निकली, सरकारी वकीलों की सूची निकली, सरकारी कर्मचारियों की सूची निकली, बांदा विश्वविद्यालय में भर्ती जो निकली, किसको किया? एक जाति विशेष के लोग। पूरी सूची में 90% एक दो जातियां। कहां चले गए पिछड़े? कहां चला गया दलित? कहां चले गए आदिवासी? केवल भाषणबाजी, केवल फोटोबाजी। मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं कि लोग समझ चुके हैं, तो लोग समझ चुके हैं। और मुझे उस लोहिया जी की वो बात याद है कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम विपक्ष के नाते इस बात को ब्रजेश जी आपके कार्यक्रम में स्वीकार करते हैं कि लोहिया जी ने जो बात कही थी, शायद सड़कें सूनी हैं, इसीलिए लोग आवारा हो गए, इसीलिए संसद आवारा हो गया कि उन्होंने तय कर लिया कि पेंशन खत्म करनी, उन्होंने तय कर लिया कि नौजवानों को कितने साल के लिए नौकरी देनी, उन्होंने तय कर लिया कि रुपया गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन हमारे चंद उद्योगपति पैसा कमा जाए। उन्होंने तय कर लिया कि देश की अर्थव्यवस्था जाए तो जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी लड़ेगी, अपने सिद्धांत से लड़ेगी। और हम आपके कार्यक्रम में कह सकते हैं जी कि जो सड़कें सूनी हैं वो अब सड़कें आपको सूनी नहीं दिखेंगी। समाजवादी पार्टी की हलचल सड़क, जेल, अस्पताल, थाना, कचहरी, गांव में एक एक घर में आपको दिखाई देगी। और समाजवादी पार्टी इकलौती वो पार्टी है कि अभी मैं बीरेंद्र जी को भी सुन रहा था, बीरेंद्र जी ने कई सवाल खड़े किए जो हमारे लिए चिंता का विषय है, हमारे लिए सोचने का भी विषय है। आप डेट बता दो कई मुझे चीजें उन्होंने साफ की हैं। जी डेट बता दो सर, डेट नहीं, अब सड़क पे ही है। अब क्या है, अब तो आप जिस दिन भी देखेंगे, मुझे लगता है जल्द ही सदस्यता अभियान चल रहा है और सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद, संगठन बनाने के बाद पूरी समाजवादी पार्टी आपको। थैंक यू, शुक्रिया आपका सुरेंद्र राजपूत जी। देश की जनता, ओके पांडे जी, थैंक यू। देखा है। पांडे जी डिबेट को आगे बढ़ाने दो, सुरेंद्र राजपूत जी को लाते हैं, आपके प्रिय दोस्त को।
पर ये आरोप क्यों लग रहा है कि हो, ये भी तो हो सकता है ना सुरेंद्र जी कि प्रधानमंत्री जी को याद आया हो या समझ में आया हो बीजेपी को कि चौधरी साहब बड़े नेता रहे हैं, विराट पुरुष रहे हैं, हमें उनके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। ये नैसर्गिक भी तो हो सकता है। आप इसमें राजनीति क्यों तलाश रहे हैं? बड़ी कमजोर याददाश्त है प्रधानमंत्री जी की, 10 साल बाद याद आया। सर जब याद आ जाए अच्छी बात है। नहीं, जब भी याद आया अच्छी बात। अब यहाँ पर 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं सर। पहली चीज, आदरणीय जो अब निवर्तमान अब पूर्व राष्ट्रपति हो गए, उनको दलित राष्ट्रपति कह करके बहुत इन्होंने ढोल में पीटा था। आप हमको कोई 5 ऐसे काम बता दीजिए जो रामनाथ कोविंद ने, कोई 5 स्टेटमेंट बता दीजिए जो हमारे रहे हैं सर। जी लगा लो। अरे वहां रामनाथ को मैंने तो महामहिम राष्ट्रपति इनका दोस्त नहीं है ब्रजेश जी। एक मिनट, ये तो देश के पांडे जी दो मिनट कृष्ण मोहन जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम आपके बीच में नहीं बोले, कम से कम आप तो सम्मान करो। आप बोलो सर, उसका बीच आप बोलो सर। कोई 5 काम बता दो जो पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किए हो। 5 स्टेटमेंट बता दो। सच बात यह है कि प्रतीकों का अपहरण करके काम करते हैं। अभी जगदीप धनखड़ को बनाया इन्होंने, किसान कानूनों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, किसान के बच्चों के मुकदमे वापस नहीं है, किसान के बच्चों को अग्निवीर बनाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनकी पेंशन खत्म कर रहे हैं, और जगदीप धनखड़ को कह रहे हैं कि हम जाट राष्ट्रपति बना दे रहे हैं, इसलिए सारा जाटों का भला हो गया। हो गया क्या जाटों का भला? आप हमें बताओ, पूरे देश में महंगाई बढ़ाने की आप पूरा इतना इंतजाम किए हुए, रुपए को आपने ऑल टाइम लो कर दिया। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। यह कहने वाले प्रधानमंत्री जी 80 रुपए से ऊपर रुपया ले गए। पेट्रोल की क्या स्थिति है, डीजल की क्या स्थिति है, वो आपके सामने है। खाद्य तेलों पर आपने मरने तक पर जीएसटी लगा दिया। बाद में निर्मला सीतारमण कह रही थी कि भैया नहीं, अंत्येष्टि पर नहीं है, चिंता मत करो। अब अंत्येष्टि इन्होंने जीएसटी से मुक्त की, बहुत धन्यवाद। लेकिन आटा, अंत्येष्टि की लकड़ी बहुत महंगी है सर। अरे सर वही तो मैं कह रहा हूं, घी अंत्येष्टि पे जीएसटी है, लेकिन अंत्येष्टि की एक चद्दर है, उस पर इन्होंने जीएसटी हटा दी है। मान लेते हैं इस बात को, अंत्येष्टि इन्होंने जीएसटी से मुक्त किया। निर्मला सीतारमण का ऑफिशियल बयान है। तो जिस देश में मरने से लेके जीने तक जीएसटी का कलेक्शन कर रहे हो, जिस देश में आप एमएसएमई की बात करते थे ब्रजेश भाई, आज डाटा आया है 2017 से लेकर के 2022 तक। आपको सर मैं मालूम तो है, आपको सजेस्ट करूंगा कि हर महीने शमशान घाट जाया करिए। हम तो सर 1 घंटा बैठा करिए। सर आपका मुंह खत्म हो जाएगा सर। अरे सर हमारा तो वो वैसे ही खत्म कर रखा है। ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करेंगे, ये अगड़े पिछड़े की पॉलिटिक्स करेंगे। हरमोहन जी को माला चढ़ा करके ये लोग कहेंगे कि साहब अब यादव समाज हमारे पास आ जाए। मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना करके कह देंगे दलित समाज आ जाए, आदिवासी समाज आ जाए। शुक्रिया, डिबेट बहुत अच्छी चल रही है। कानूनों का अपहरण करके, उनके अधिकारों का अपहरण करके आप जो है उनको राष्ट्रपति बना रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप दोनों का हो गया ना, अब हो गया तसल्ली, सबने दोनों बात कर। थैंक यू अरविंद यादव, पांडे जी शुक्रिया, थैंक यू। अरे काहे का झगड़ा, आज डिबेट ही अलग व्यक्तित्व पे है। थैंक यू पांडे जी, पांडे जी शांत हो जाओ। पांडे जी बाकी ओके, सिर्फ अरविंद यादव की आवाज आ रही है। थैंक यू, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों की आवाज नहीं जा रही। थैंक यू, आवाज नहीं जा रही। थैंक यू। आपने इतना भला बुरा कहा, लेकिन देखिए सुनील साजन ने तो कुछ कहा ही नहीं आपको। पुनः रिपीट कर दे, आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये कह रहा हूँ आपने इतना भला बुरा कहा, मुंह भर भर की गाली दी, बहुत अपमानजनक किया, लेकिन सुनील साजन ने तो कुछ कहा ही नहीं। नहीं देखिए, हम लोग अपमान नहीं करते, हम लोग तो खुद ही अपमानित हैं, और इतना अपमानित है कि उसका प्रमाण पत्र भी अभी 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले भी अपमान पत्र आया, सबने देखा है। तो अरे उसमें लिखा है जहाँ इज्जत मिले वहाँ जाओ। मैं वही कह रहा हूँ, ये वही अपमान का प्रमाण पत्र था। अच्छा, और देखिए दूसरी बात मैं कहूँ, अभी जिस तरीके की बातें, लेकिन जिसने भी लिखा बहुत सोच के लिखा। अब देखिए दूसरी बातें मैं एक लाइन में लिखा था, इज्जत जहाँ मिले वहाँ जाओ। हाँ वो ठीक है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई, बहुत ही अच्छा लिखा था चिट्ठी, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कौन लिखा उसका नाम आ जाए। अब देखिए मैं दूसरी बातों पे आ रहा हूँ। जानते हैं कंस ने जब अपने पिता की गद्दी, इसका प्रिंट आउट निकालो और चिपका लो, इज्जत जहाँ मिले वहाँ जाओ। जब कंस ने अपने पिता की गद्दी छीनी और मुकुट छीना, और जब उनको काल कोठरी में बंद किया, तो वो भरी सभाओं में ये नहीं कहता था कि हमने अपने पिता को काल कोठरी में बंद कर दिया है। वो हर सभाओं में अपने दोस्तों के बीच जब भी बैठता था तो यही कहता था कि ऐसा है, पिता की वही इच्छा थी
कि वो काल कोठरी में रहें, वो तो वनवास में रहें, तो हमने उनको वनवास में भेज दिया है कि अब वहीं जाइए रहिए। तो ऐसे लोगों की मुझे नहीं लगता कि कोई सवालों का मुझे जवाब देना है। वो लोग हम लोग को छोटा दिखाएं, कुछ भी कहें, लेकिन संघर्ष हमारे नेता तो कुछ नहीं कहा ही किया नहीं है। आपको। और दूसरी बातें देखिए ब्रजेश जी, जो आज यादव लैंड पे नजर की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो पहले से प्रयास कर रही थी, आज जा करके अच्छी जगह पे उसने हाथ डाली है। आप देखिए, बाद में मेरे इस बयान को कभी जरूरत पड़ेगी आपको, जो यादव महासभा जिसकी जिक्र सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे थे, अभी कुछ दिन बाद देखिएगा 2 धड़ों में बंटेगी, और किसके इशारे पे बटेगी ये सबको पता चल जाएगा। और जिस दिन 2 धड़ों में बटेगी, उसी दिन समाजवादी पार्टी का एक बड़ा तबका आदरणीय सुखराम जी के साथ जाते हुए लोग दिखाई देंगे। क्योंकि ये दूसरी लड़ाई है, ये अंदर से दूसरी लड़ाई है, इसको लोग समझे या ना समझे, लेकिन आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी इस बात को जान रहे होंगे, ये लड़ाई दूसरी है। आपको सुरेंद्र जी का सपोर्ट क्यों चाहिए? नहीं, सुरेंद्र जी का सपोर्ट इसलिए चाहिए कि सुरेंद्र जी अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। कैसे जानते हैं वो? और वो तो राजपूत हैं, वो क्या जानेंगे? नहीं, वो सबको पता है ब्रजेश जी, आपको भी पता है कि मुझे आज कुछ नहीं पता भाजपा ने भैया। कहां हाथ देखो, डाला मैं है। निर्विकार भाव और से डिबेट देखिए, करता कहना हूं। नहीं चाहिए इस मुद्दे पे। मैं चाह रहा हूं कि यादव सुनील साजन को 2 और बुरी बात बोलो। यादव महासभा खंडन भी कर चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि किसी, अब फिर वही बातें मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नहीं बोलो ना। देखिए, समाजवादी पार्टी ने मैं चाहता हूं सुनील साजन को 2 और बुरी बात बोलो। मैं देखिए, मैं किसी भी साजन और सजनी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लाठी खाने वाले लोग हैं। ये क्या घर बैठने वाले संघर्ष लोग करने हैं? वालों के साथ हैं। ये क्या संघर्ष इतना नहीं करते? धैर्य के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदरणीय श्री शिवपाल जी के साथ जिस तरीके से वो धैर्य रखते हैं, संघर्ष करते हैं, त्याग करते हैं, कोई नया समाजवादी के अंदर होगा। आरोप लगा देना, प्रमाण पत्र जारी कर देना अपमान का, ये बड़ी आसान का काम है। लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि पहले समाजवादी पार्टी कहां थी, अब कहां जा रही है। उनके मूल जड़ में जिस तरीके से भाजपा ने आज चोट किया है, ये सच है कि सुभाष ये चोट तो यदुवंश आपको भी लगेगी ना, आप भी तो उसी समाज के रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, देखिए, केवल उन्हीं को चोट क्यों लगेगी? हम लोग को इसलिए नहीं चोट लगेगी कि हम लोग संघर्ष करेंगे, वहीं के अपमानित लोग हम लोग के साथ आएंगे। हम लोग फिर नई एक समाजवादी विचारधारा को तो खत्म होने नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों का कुंठित सोच है कि हमें विचारधारा पे काम नहीं करना है, हमें लोहिया जी, जनेश्वर जी के विचारधारा पे नहीं चलना है, तो उनके वजह से तो नहीं होना है। शकुनी तो बताओ। सही बात है। अरे शकुनी तो बताओ, कौन है? एक नाम हो शकुनी का, तब तो शकुनियों का तो जमवाड़ा है। मैं पुनः कह रहा हूं कि शकुनियों के जमवाड़ा है, और उन्हीं के इशारे पे नेताजी के साथियों को चुन चुन करके अपमान किया जाता है। देखो, वहां बीजेपी कोई और गेम खेल रही है और यहाँ कुछ और ही लड़ाई चल रही है। वहां इंटरनेशनल मैच चल रहा है और यहाँ रणजी अभी हो रही है। सर मलिक साहब, देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार से अरविंद यादव जी बता रहे हैं कि वहाँ एक शकुनी नहीं अनेक शकुनी है, तो इनको ये चाहिए, मुझे लगता है कि शिवपाल जी के लिए रास्ता साफ हो रहा है और रेड कारपेट अभी भारतीय जनता पार्टी में बिछ रहा है। और हरमोहन सिंह जी के पीछे या उनके परिवार के पीछे जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, शिवपाल यादव जी को भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये अलग अलग रह के कोई फायदा नहीं है। और आने वाले समय में शिवपाल यादव जी के साथ भी कुछ लोग, यादव लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, उनको फॉलो करेंगे। तो ये सोचते हुए शिवपाल यादव जी को भी अभी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से चिट्ठी लिखी गई है, ये तो तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के लिए कोई जगह नहीं है। तो उनको भी एक निर्णय ले लेना चाहिए, मुझे लगता है। सर चिट्ठी दूसरी बात अगर ब्रजेश जी यहाँ पे करें, इज्जत जहां मिले वहां जाना सही है। सर सवाल इज्जत का है। नहीं, देखिए, चिट्ठी लिखने के लिए तो वहां विद्वानों की, नवरत्नों की कमी नहीं है अखिलेश जी के पास। चिट्ठी जिसने लिखी है बहुत अच्छी लिखी है। हमने भी अपने पत्रकारिता के इतने लंबे कार्यकाल में या इतने चिट्ठियां देखी हैं, लेकिन बहुत अच्छी चिट्ठी थी। और मैं नीचे प्रतिलिपि जिस प्रकार से की गई थी, जैसे कोई सरकारी ऑर्डर निकलता है, उस प्रकार की चिट्ठी थी। जहां मिले वहां कोई दो राय है नहीं। साफ जता दिया गया था, साफ जता दिया गया था कि तुरंत निकलिए, रास्ता क्लियर करिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबको भी बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।